स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ कंपनीज के डिटेल्स के साथ साथ उस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी जिस तरीके से रिटर्न दिया, आप देखेंगे 52 वीक के हाई एंड लो देखेंगे तो कंपनी एक साल भी नहीं लगा, कंपनी आपको देखा जाए तो आपका फंड 2x कर दिया, डबल के आसपास कर दिया। और किस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस की आप देख सकते हैं। कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो 60,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप बन चुके हैं, और आरओसी आरओई दोनों ही एक एवरेज लेवल के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो के थोड़ा सा ज़्यादा है, फिर भी एक एवरेज पी रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो 10 से 30 इस लेवल के होना चाहिए, तो इस लेवल के अंदर ही है, तो एक अच्छी बात है। तो कंपनी के जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे सबसे बेस्ट लगा, आप देखेंगे कंपनी का कासा रेशियो जो 50% के ऊपर है। और इस डेटा को और भी डिटेल से देखें तो कंपनी का एनपीए जो नेट एनपीए है 1% के आसपास है। तो अभी फिलहाल के लिए एनपीए कितना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ग्रॉस एनपीए 2.96 के आसपास है। देखिए एनपीए जितना कम होगा उतना ही कंपनी के लिए खासियत बनेगा। अभी नेट इंटरेस्ट मार्जिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम है, और कैपिटल एडुकेसी रेशियो जो 16% के आसपास है। देखिए गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से, मतलब आरबीआई के रूल के हिसाब से, तो हर किसी बैंक के पास जो कैपिटल एडुकेसी रेशियो है वो अराउंड 9% के ऊपर होना चाहिए। तो जितना कैपिटल एडुकेसी ज़्यादा रहेंगे तो वो ही बैंक के लिए फायदा रहेगा। क्योंकि कैपिटल एडुकेसी रेशियो होता क्या है, देखिए मान के चलिए बैंक के पास हम लोग क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं सेविंग अकाउंट के माध्यम से, करंट अकाउंट के माध्यम से। तो हम लोगों को किसी भी टाइम में पैसा विथड्रॉ करने का सिचुएशन क्रिएट हो सकते हैं। तो अगर बैंक सारे पैसे को दूसरों को लोन के हिसाब से दे दे तो बैंक आपको पैसा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपने जो पैसा बैंक के हाथ में दिया वो पैसा बैंक ने क्या किया, लोन के हिसाब से कस्टमर को दे दिए। तो कहने का मतलब है कि कैपिटल एडुकेशन रेशियो जो है उस रेशियो को आरबीआई ने फिक्स कर दिया कि आपके पास एटलीस्ट 9% के आसपास पैसा होना चाहिए, जिस पैसे से आप कस्टमर को जो सेविंग अकाउंट है, जो करंट अकाउंट है, उसके हिसाब से पैसा आप दे पाए। तो इसी के बेसिस में देखा है तो कंपनी के ऊपर बैंक के हाथ में अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, और बैंक के हाथ में अच्छा खासा पैसा भी है। तो कंपनीज की जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से बात करूँ, कंपनी क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो रिजल्ट कुछ चमक जैसे देखने को मिला। 5,400 करोड़ से 7,300 करोड़ तक कंपनी का रेवेन्यूज देखने को मिले। उसी हिसाब से कंपनी इंटरेस्ट को भी मेजर किया, मतलब पेमेंट किए, और एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे। और नेट प्रॉफिट जो है वो आप देखेंगे तो 565 करोड़ से बढ़ के हो चुके 747 करोड़ के आसपास। इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे इंक्रीजिंग हो चुके हैं। अभी इसी प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का जो इन्वेस्टर है, तो इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करूँ तो एफआईएस के पास और डीएस के पास, पब्लिक के पास, हर किसी के पास यहाँ पे अच्छा खासा होल्डिंग सबको देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कंपनी के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है, इसीलिए होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न जो दिया। अब रिटर्न के मामले में बात करूँ तो 5 साल में 19%, 3 साल में करीबन 40% के आसपास, और 1 साल में करीबन 50% के आसपास रिटर्न दिया। तो अच्छा खासा रिटर्न मिलने के कारण कंपनी के ऊपर हर कोई कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो बाकी आप क्या इस कंपनी के ऊपर डिसीजन लिया है मुझे जरूर कमेंट्स करना। और लास्ट कुछ फ्यू डेज में इस कंपनी का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूँ तो 60% के आसपास डिलीवरी देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है उसके बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ, वो है कफ विथ हैंडल पैटर्न। जब भी कोई कफ विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट होता है तो आपको एक चीजों को ध्यान रखना है कि कंपनी जब भी उसको ब्रेकआउट करे, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके थे, और देखिए उसके बाद ऊपर जाने के बाद यहाँ पे स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस मिला था, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ऊपर गया, फिर से रिटेस्ट किया उस रेजिस्टेंस को। तो मुझे लगता है यहाँ पे रिटेस्टमेंट करने के बाद फिर से धीरे धीरे करके वो ऊपर जाएगा, और इजीली जो टारगेट है 120 रुपीज के आसपास वो टारगेट को वो अचीव कर सकते हैं। अगर एंट्री लेवल से टारगेट तक देखूँ तो करीबन 74% के आसपास टारगेट बन सकता है। अभी 74% अगर मुझे 1.5-2 साल में भी मिले तो भी एटलीस्ट 30% के ऊपर मुझे टारगेट मिलेगा। तो आपके क्या राय है इस कंपनी को वो जरूर कमेंट करना। और देखिए सारी चीज़ों के लिए आपको पेशेंस होना चाहिए, कि ऐसे नहीं कि आप कल एंट्री हुआ है और एक हफ्ते के अंदर आपको इतना बड़ा टारगेट मिलेगा, ऐसे होगा नहीं। देखिए आप एज ए स्विंग ट्रेडर्स है,
तो आपको इस सारी चीज़ों को मेजर करके चलना पड़ेगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए कुछ अलग डिसीजन है, अलग स्ट्रैटेजीज है, उसको भी आप फॉलो अप कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर इंट्राडे स्ट्रैटेजी हम सीखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करिए। जितने ज़्यादा दोस्त मुझे इंट्राडे स्ट्रैटेजीज सीखने के लिए कमेंट करेंगे तो मैं जल्द से जल्द उसके ऊपर डिटेल्स वीडियो लेके आऊँगा। और नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है जियो फाइनेंस। देखिए जियो फाइनेंस आप सभी जानते हैं इंडिया के एक रिलायंस ग्रुप की कंपनी है और जियो फाइनेंस का अभी तक बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, फिर भी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी आपको देखने को मिलेगा। सोचिए जियो फाइनेंस जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक ग्रोथ हो सकता है। तो जियो फाइनेंस जो मेजर 4 अलग-अलग सेक्टर के ऊपर काम करने वाला है। एक एनबीएफसी के ऊपर मतलब फाइनेंस के ऊपर, उसके साथ-साथ स्टॉक ब्रोकिंग के ऊपर, उसके साथ-साथ आप देखेंगे तो इंश्योरेंस के ऊपर और उसके साथ-साथ पेमेंट बैंक के ऊपर। यहाँ पे खुद बताया गया है, आप देख सकते हैं जियो जियो फाइनेंस अलग-अलग सेक्टर के ऊपर काम करेंगे कि कंपनी जियो फाइनेंस लिमिटेड जो है, जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग के ऊपर, साथ ही साथ जियो पेमेंट बैंक के ऊपर, साथ ही साथ पेमेंट सॉल्यूशन के ऊपर और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट होल्डिंग के ऊपर। तो अलग-अलग कैटेगरीज के ऊपर कंपनी काम करने वाला है। और सबसे बड़ी बात है जियो फाइनेंस जो है इसके ऊपर सबसे बड़ी बात किसके हाथ है? रिलायंस के हाथ। तो रिलायंस ने 1 लाख करोड़ इस 1,40,000 करोड़ के आसपास एक्चुअली इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट किए और एक्चुअली इन्वेस्टमेंट नहीं, इस कंपनी के ऊपर अलग सा फंडिंग दिया इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और उस उनके जो बड़े बेटे हैं उनको इस बिजनेस को दिया है अभी चलाने के लिए। तो फाइनली अभी तक कंपनी बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया, तो इसलिए इसका पी रेशियो 5,600 के आसपास देखने को मिला। तो सोचिए जब बिजनेस स्टार्ट होगा तब इसको पी रेशियो एडजस्टमेंट हो जाएगा और उसके बाद आपको कंपनी की अच्छा खासा ग्रोथ भी देखने को मिल सकता है। तो बहुत सारे लोग ये भी मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर जियो फाइनेंस जब काम स्टार्ट करेंगे, जब कंपनी का ग्रोथ होगा, क्या बजाज फाइनेंस बर्बाद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसे मत सोचना, क्योंकि बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप कितना बड़ा है आप एक बार अंदाजा करके देख लीजिए। बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप है करीबन 4,50,000 करोड़ के आसपास और जियो फाइनेंस का कितना है 1,40,000 करोड़ के आसपास। तो दोनों में अंतर बहुत ज़्यादा है और इस अंतर को कवर करने के लिए कंपनी कोशिश तो करेंगे। तो देखा जाएगा क्या होने वाला है, फ्यूचर में सब कुछ देखने को मिलेगा। तो सेल्स के मामले में बात करें तो कंपनी का सेल्स 400 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 600 करोड़ और एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते चले गए, 300 करोड़ से बढ़ के हो चुके 600 करोड़। तो अलग लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला और मुझे लगता है इस प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। तो जहाँ पे प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। अभी इस कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर एक एवरेज लेवल का डिलीवरी देखने को मिल चुके हैं। एवरेज मतलब कंपनी 50 टू 70% के बीच में ही कंटिन्यूसली डिलीवरी को मेंटेन्स कर रहा है। अभी चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो देखिए यहाँ पे एक ट्रेन लाइन में आपको ड्रॉ करके दिया था और मैंने आपको ये भी बताया जब भी कुछ इस तरीके से ट्रेन लाइन को अगर ब्रेकआउट करे और ब्रेकआउट के बाद आपको एंट्री नहीं लेना है, आपको करना क्या है इसको रिट्रेसमेंट करने दीजिए। इस नीचे लेवल को वो टच करेंगे, फिर से अगर कोई ग्रीन कैंडल दिखे मतलब आपको यहाँ पे फिर से अगर कुछ इस तरीके से ग्रीन कैंडल दिखे तो आप सोच लेना एक बड़ा सा धमाका होने वाला है और उसके बाद आपको अप टेन में एक टारगेट भी मिल सकता है। तो मैं जरूर कहूँगा आप इस चीज़ों को ध्यान में रखिए, आपको वॉच करना होगा, इसके ऊपर आप फोकस रखिए, आपके प्लेलिस्ट में ऐड करके रखिए इस कंपनी के चार्ट को और वॉच करते रहिए। आपको खुद पता चलेगा कि इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। मैं तो इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। तो मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया सर इस कंपनी के ऊपर बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, सिचुएशन कुछ वीकनेस जैसे देखने को मिला, क्या महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस आगे बढ़ नहीं पाएंगे? देखिए पहली बात एक चीज आप समझ लेना, महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस एक एनबीएफसी है। एनबीएफसी होने के नाते भी कंपनी की एक प्लस पॉइंट भी है, वो क्या है? देखिए ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज में मतलब ट्रैक्टर बेचने वाला जितने सारे इंडिया के कंपनी है उनमें से सबसे बड़ा कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा। और ट्रैक्टर के जो जितने फाइनेंस होते हैं वो पूरा का पूरा फाइनेंस कौन करते हैं? महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस। और बजाज फाइनेंस ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया था कि अपकमिंग टाइम्स में वो जितने सारे ट्रैक्टर्स कंपनी है उसका फाइनेंस बजाज फाइनेंस करने वाले हैं। तो बजाज फाइनेंस तो महिंद्रा के ऊपर फाइनेंस कर नहीं पाएंगे क्योंकि महिंद्रा खुद चाहेंगे कि खुद का कंपनी के ऊपर फाइनेंस किया जाए, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट उसको मिलेगा। तो एक उस सेक्टर में, उस इंडस्ट्रीज में उस कंपनी के एक मोनोपोली जैसे काम वो कर पाएंगे। और रही बात कंपनी के परफॉर्मेंस का,
तो सबसे पहले मैं बोरिंग्स के हिसाब से चर्चा करूंगा। कंपनी का अगर बोरिंग्स बढ़ रहा है तो सोचना एनबीएफसी के ऊपर बोरिंग्स बढ़ा है तो कुछ प्लस पॉइंट के हिसाब से सोचना चाहिए। उसके साथ साथ कंपनी का रिजर्व भी बढ़ा और फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। जो 10 साल पीछे चले जाएंगे तो सिर्फ 112 करोड़ था, वो बढ़ के हो चुके 1000 करोड़। तो अलग लेवल का कंपनी का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला और रिजर्व भी अलग लेवल का ग्रोथ में है। अभी कंपनी का प्रोजेक्ट कितना मिला? कंपनी का प्रोजेक्ट मिला करीबन 168 करोड़ के आसपास। अभी कंपनी के पेमेंट कितना करना बाकी है? कंपनी का ट्रेड्स पेबल करना है करीबन 1130 करोड़ के आसपास। तो एक बात को यहाँ पे आपको जरूर फोकस करना चाहिए कि कंपनी का जितना पेमेंट करना है उससे कई मतलब बहुत कम कंपनी का ट्रेड रिसीव हुआ, मतलब प्रोजेक्ट मिला। तो अभी कंपनी के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हाल है? देखिए कंपनी के जो सेल्स है वो इस बार बढ़ता हुआ देखने को मिले, एक्सपेंस भी कंपनी मेंटेन्स किए, उसके बाद कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ा सा घट चुके हैं। इसका मतलब कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वहां पे कम होता देखने को मिले। तो 490 करोड़ से यहाँ पे घट के हो चुके हैं 280 करोड़ के आसपास। इसका मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे कम होता देखने को मिले। अभी एक चीज मैं जरूर कहूंगा, इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए क्योंकि इस कंपनी के ऊपर आप जिस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है उस बेसिस में देखा है तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी ने निवेश करके रखा। क्यों रखा है? क्योंकि कंपनी फाइनेंस इंडस्ट्रीज में एक लीडिंग पोजीशन में है। अगर इस कंपनी का कंपटीटर के हिसाब से बात करूं तो कंपनी का मार्केट कैप कम है तो क्या हुआ, कंपनी 8 नंबर रैंकिंग में है। और इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए क्योंकि कंपनी आगे चल के एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकते हैं। अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं, कंपनी देखिए कोविड के बाद एक अलग लेवल का परफॉर्मेंस किया। कोविड के टाइम में सर इसका प्राइस था 80 रुपीज, वहां से कंपनी जर्नी करके कंपनी 340 तक जर्नी किया। तो सोचिए कंपनी कितना शानदार तरीके से एक प्रॉफिट दिया। लोअर साइड से टॉप लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 350% का रिटर्न दिया। तो बहुत सारे लोग मुझे यही पूछ रहा था कि अभी सर क्या किया जाए। देखिए कंपनी लाइफ टाइम हाई को ब्रेकआउट किया था, अभी एक शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे पैटर्न को अगर मैं आपके साथ क्रिएट करूँ तो आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक बिग जैसे एक शोल्डर बना, उसके बाद क्या बना, उसके बाद एक बिग हेड बना। तो शोल्डर के बाद एक हेड भी बना। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ फिर से एक यहाँ पे शोल्डर क्रिएट होने का। तो फाइनली जब शोल्डर क्रिएट होगा तो एक बड़ा सा ब्रेकआउट होगा और एक धमाका यहाँ पे मिल सकता है। तो उस दिन का मैं इंतजार कर रहा हूँ, जब मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड। तो बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड जो है वो देखा जाए तो एक इसका कंपटीटर के हिसाब से देखा जाए तो एक एग्रोकेमिकल्स कंपनी है। और इस कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो आप देखेंगे तो एग्रोकेमिकल्स में अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, जिसके चलते हुए कंपनी का सेल्स भी बढ़ा, प्रॉफिट भी बढ़ा। और इसी के कारण के वजह से मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो है डिविडेंड देने का। तो कंपनी आज तक की जो लास्ट कुछ क्वार्टर्स का जो डिविडेंड था, लास्ट 4 क्वार्टर का जो डिविडेंड था उससे कंपेरिजन करूं तो कंपनी 105 मतलब 1050% के आसपास यहाँ पे डिविडेंड देने वाला है। तो जो लोग डिविडेंड के लिए कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं उसके लिए गुड न्यूज है, आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।